है मीनिंग ऑफ लीवरेजेस। लीवरेज का मीनिंग क्या होता है? देखिएगा, लीवरेज का मीनिंग होता है, लीवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना। लीवर का मतलब होता है स्ट्रेंथ को एम्प्लीफाई करना। एम्प्लीफाई बोले तो बढ़ाना। लीवर के मीनिंग को समझने के लिए अपन लोग इस नलके को देखते हैं। ये नलका आप देख रहे हैं ना, इस नलके को देखते हैं। इस नलके के अंदर ये देखिए, इसके ठुंडी में, इसके मुंह में, यहां पे ऊपर देख रहे हैं ना, एक रॉड लगा हुआ है। इस रिजिड बार को देखिए, ये जो रॉड है लोहे का, इसको देखिए। यहां पे जो लीवरेज है, इस रॉड के बीच में जो ये नथुनी सा, ये जो बीच में लगा हुआ है, जहां से खींच रहा है, इसको हम कहते हैं लीवरेज इज रेस्टिंग ऑन द पिवट और सेंट्रल पॉइंट। ये हैंड के नीचे देख रहे हैं। अगर हैंड वाले पार्ट को यूज किया गया, नीचे दबाया गया, फोर्स किया गया, बहुत ही कम एफर्ट से कई फीट जमीन के नीचे से पानी आसानी से पुल किया जा सकता है। तो देखिए, ये है लिवरेज, ये है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। ये लिवरेज कहता है कि आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगा के बड़ा वेट को पुल ऑन कर सकते हो, खींच सकते हो। तो नलके के अंदर जो ये लीवर है, जो इस आयरन रॉड बार के सेंटर में है, यहां पिवट पे, फलक्रन पे, सेंट्रल पॉइंट पे लीवरेज है। अगर हम यहां पे थोड़ा सा भी फोर्स लास्ट में जा करके हैंड से लगाएंगे तो बहुत सारा पानी बहुत आसानी से ऊपर आ जाएगा। यानी लीवरेज का मतलब है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, यानी प्रभावित करता है। एबिलिटी टू पुल हेवी वेट विदाउट मच एफर्ट्स। सो एक बार अच्छी तरह से समझिएगा, अगर हैंड वाले पार्ट को यूज किया गया तो हेवी लोड को इजीली पुल किया जा सकता है एंड बहुत ही कम एफर्ट से कई फीट नीचे से एक बच्चा भी पानी पुल कर सकता है, उठा सकता है, निकाल सकता है। तो लीवरेज का मतलब होता है कम एफर्ट लगाकर ज्यादा लाभ उठाना। यह है लीवरेज का मतलब। अब एक सवाल आता है, तो सवाल आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये फिक्स डंडा क्या है, यानी ये लीवरेज क्या है? तो सुनिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये फिक्स डंडा क्या है? ये फिक्स डंडा है 1 ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड 2 इंटरेस्ट कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड 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 इंटरेस्ट कॉस्ट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 डंडे हैं जो इन्फ्लुएंस रखते हैं बिजनेस को बहुत ऊपर ले जाने का, और ये काबिलियत रखते हैं बिजनेस को गर्क में डुबा देने का। ये 2 डंडे यानी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत बड़ा लीवरेज रखते हैं। ये प्रभावित करते हैं बिजनेस के सक्सेस को एंड बिजनेस के फेलियर को। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे ऑपरेटिंग लीवरेज निकलता है। अगर किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है तो कंपनी लीवर्ड कंपनी कहलाएगी, एंड अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में ह्यूज डेट है तो कंपनी हाईली लीवर्ड कंपनी कहलाएगी, एंड अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में नो डेट है तो कंपनी अनलीवर्ड कहलाएगी। यानी कि अगर कंपनी को कहा गया कि ये अनलीवर्ड कंपनी है, इसका मतलब कि ये कंपनी डेट फ्री है। अगर कंपनी के पास कहा गया कि इसके पास डेट है तो कहेंगे कंपनी लीवर्ड कंपनी है,
और अगर कहा जाता है कि इस कंपनी के अंदर ह्यूज डेट है, तो हम या दुनिया इसे कहेगी कि कंपनी हाईली लीवर्ड कंपनी है। ठीक उसी प्रकार से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से ऑपरेटिंग लीवरेज निकलता है। ऑपरेटिंग लीवरेज को बिजनेस रिस्क भी कहते हैं। ये दोनों डंडा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी के तमाम वेट को अपने कंधे पर उठाकर प्रॉफिट तक ले जाते हैं। ये नलका आप देख रहे हैं, नलके के अंदर ये डंडा देख रहे हैं। अगर ये डंडा टूट गया और एक बच्चा खींच नीचे दबा रहा है तो क्या होगा? ठक गिरेगा, मुंह के बल गिरेगा। देखा, ये बच्चा गिरा ठक, और वो बच्चा को पानी नहीं बल्कि वो मुंह के बल गिरेगा। कहने का मतलब बिजनेस की दुनिया में जो लीवरेज वाला पॉइंट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट वाला, अगर इसको सही तरीका से यूज नहीं किया गया तो बिजनेस मुंह के बल गिरेगा और बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। अभी आपने यस बैंक के केस में देखा होगा, अभी आपने जेट एयरलाइंस के केस में देखा होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो लीवरेज है वो बिजनेस का कलेजा है, बिजनेस की सांस है, बिजनेस की जिंदगी है, बिजनेस की धड़कन है। धक 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 धड़कन है। ये धड़कन हो रहा है ना, धक धक धक। हाँ, बिजनेस के अंदर डेट हटा दो, मतलब पैसा हटा दो, तो क्या आएगा? चलेगा क्या अगर इक्विटी नहीं है तो? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कम कर दो, अगर जीरो कर दो, बिजनेस रिस्क 1 हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो साहब, मैं तो हमेशा कंपनी में कहता हूं, खर्चा कम करना जरूरी है, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट है। खर्चा कम करने के बजाय अगर उसको एफिशिएंटली यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, सेल को बढ़ाया जाए, तो कंपनी आगे बढ़ेगी। जिस दिन जो कंपनी खर्चा कम करने पे लग गई तो काम करने वाले लोग भी तो चाहिए। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि डेट लेके बिजनेस को एम्पलीफाई करने का एक कलेजा चाहिए। अपने घर को, जिंदगी भर की कमाई को गिरवी रखकर बिजनेस करने की सोच के लिए भी कलेजा चाहिए, और ये डेट लीवरेज है। ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी लीवरेज है, जिगर है, कलेजा है। सो लीवरेज बिजनेस की ताकत को इंक्रीज करता है, बिजनेस के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बिजनेस की एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अर्न प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस करता है। डेट के कारण जो लीवरेज निकलता है उसको हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं, एंड ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण जो लीवरेज निकलता है उसको हम ऑपरेटिंग लीवरेज या बिजनेस रिस्क कहते हैं। एंड दोनों के कारण जब रिस्क निकलता है तो हम उसको कंबाइंड लिवरेज या कंबाइंड रिस्क कहते हैं। रिस्क क्यों? क्योंकि आप जब डेट बढ़ा रहे हो तो रिस्क ले रहे हो। रिस्क क्यों? जब ऑपरेटिंग खर्चा, फिक्स खर्चा को बढ़ा रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो, और जब रिस्क लोगे तो रिटर्न बढ़ेगा, और ये रिस्क रिटर्न को एम्पलीफाई करता है, स्ट्रेंथन करता है। ध्यान रखिएगा, अपन लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के डिफरेंट वेरिएबल को समझना पड़ेगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कितना इन्फ्लुएंस करता है। डिफरेंट वेरिएबल ऑफ a statement of profit influence each other. These variables are interrelated. इंटररिलेटेड बोले तो आपस में लिंक्ड है, आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने वाला वेरिएबल है। अगर हम 15 पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ लें तो पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गुर रहस्य को समझ पाएंगे। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट में यही सीखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट 15 वेरिएबल which has the ability to influence
each other. ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट में हम उस पूरे 15th वेरिएबल को याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले कि हम नेक्स्ट कंसेप्ट में जाएं, अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। क्लास नोट्स अंडरलाइन कर लीजिए। मीनिंग ऑफ लिवरेज लिखा हुआ देखिएगा। लीवरेज refers to the ability of a firm in employing long-term funds having a fixed cost to enhance return to the owners. पूरे लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। In other words, leverage is the amount of debt that a firm uses to finance its asset. A firm with lot of debt in its capital structure is said to be highly levered. A firm with no debt is said to be unlevered. आपने पूरे लाइन को अंडरलाइन कर दिया था, फर्स्ट लाइन को। आप ये अंडरलाइन भी जरूर कीजिएगा। A firm with a lot of debt in its capital structure is said to be highly levered. पूरे लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। A firm with no debt is said to be unlevered. आगे, the term leverage in general refers to a relationship between the two interrelated variable of a statement of profit. Underline कीजिएगा। In general refers to a relationship between two interrelated variable of a statement of profits. अब हम चल रहे हैं कंसेप्ट 2, डिफरेंट वेरिएबल ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट विच इन्फ्लुएंसेस लीवरेजेस। यही आपने परिभाषा में याद किया था। अब ये डिफरेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं? ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। 1, यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। 2, unit sold. 3, sales revenue. 4, variable cost. 5, contribution. 6, fixed operating cost. 7, EBIT, earning before interest and tax, or PBIT, profit before interest and tax. 8, interest. 9, earning before tax. 10, income tax. 11, EAT, earning after tax. 12, preference dividend. 13, earning available for equity shareholder. 14, number of equity share. 15, earning per share. EPS, earning per share. अगर ये 15 चीजें आपको याद हैं तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के किसी भी क्वेश्चन में आप हाथ लगा सकते हैं। ये लीवरेज पहले चैप्टर का दूसरा कंसेप्ट है, आखिरी चैप्टर का ये आखिरी कंसेप्ट भी होगा। तो यहां पे हम और आप दोनों मेहनत करेंगे एब्सोल्युटली कंठस्थ याद कर जाने के लिए। एब्सोल्युटली। सो हम 15 में से पहले 2 को याद करते हैं। फर्स्ट टू क्या है? मेरे साथ आप बोलेंगे, यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड। फिर से बोलिएगा, यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड। जोर से, यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड। फिर से, यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड। फिर से, यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड। टोटल कितने हमारे पास? 15। अगर 15 हमें याद है तो हम आगे इसके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, एक घर बना लेते हैं, एक ढांचा बना लेते हैं। और ये ढांचा सिर्फ लिवरेज का नहीं है, ये ढांचा पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। ये ढांचा, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। सो इसको अपन लोग एकदम कंठस्थ याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, बाय हार्ट कर लेंगे। पहला 2 क्या है? यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। दूसरा क्या है? यूनिट सोल्ड।
पहला क्या है, यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, दूसरा क्या है, यूनिट सोल्ड। फिर से बोलिएगा, 5 बार बोलना है हमें 2 सेट को। यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यूनिट sold, unit of output produced, unit 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 sold। 2 निकल गए। अब हमारे पास बचे हैं कितने, 13। मेरा नहीं तेरा। अब हम 3 को याद करते हैं। 2 याद हो गया, अब 3 याद करते हैं। क्या चीज, सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। फिर से क्या है, सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। अपन लोगों के पास 3 वेरिएबल निकला और इस तीनों को हम कम से कम 11 बार रिपीट करेंगे। मेरे साथ बोलिएगा, 1 सेल्स रेवेन्यू, 2 वेरिएबल कॉस्ट, 3 कंट्रीब्यूशन। बोलिए, सेल्स रेवेन्यू, देन वेरिएबल कॉस्ट, देन कंट्रीब्यूशन। फिर से सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। देखिएगा, 2 पहले ऑलरेडी यहां पे टंगा हुआ है। कौन कौन सा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट, यूनिट सोल्ड। अब 3 कौन कौन से आ गए, सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। फिर से बोलिएगा, सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। फिर से बोलिएगा, सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। फिर से बोलिए, सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। फिर से बोलिए, सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। फिर से, सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। फिर से, सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। फिर से, सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट एंड 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 कंट्रीब्यूशन। अब देखिए, पहले के 2 और अभी के 3, 5 यहां टंगे हुए हैं। अब हम 5 होने के बाद हमें टोटल कितने याद करने हैं, 15। अब हम एक काम करते हैं, 2 अब फिर से याद करते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, EBIT, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, EBIT, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, EBIT, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, EBIT। 11 बार मेरे से बोलिए, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, EBIT, 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 फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, EBIT। तो 2 ये क्या हो गया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड EBIT। अब देखिए, 5 पहले हो गए थे, अब 6 और 7 भी यहां आ गया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड व्हाट, EBIT। अब आगे बढ़ते हैं, 7 याद कर चुके हैं। अब हम सीधा 7 के बाद हम 8, 9, 10, 11, 4 एक साथ याद करेंगे। ये क्या है, इंटरेस्ट। उसके बाद अर्निंग बिफोर टैक्स, क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर क्या है, लेस टैक्स यानी टैक्स। फिर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ध्यान से देखिएगा, 4 क्या है, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो हमारे पास ये 4 और हो गए और टोटल हमारे पास 11 हो गए। ये पूरे के पूरे 11 आप यहां देख रहे हैं। हमें टोटल 15 याद करने हैं, बाकी के 4 अभी याद करते हैं। ये क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड। देखिएगा, ऐड और लेस हम जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कराएंगे तो उसमें हम आपको समझाएंगे। यहां सिर्फ 15 के 15 आपको याद करने हैं और कुछ नहीं करने। अब बाकी के जो है 4 वो कौन कौन से हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, EPS। फिर से बोलिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल, आप बोल भी सकते हैं लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, देन EPS। फिर से बोलिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, EPS। फिर से बोलिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईपीएस। फिर से बोलिएगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईपीएस। फिर से बोलिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईपीएस। फिर से बोलिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईपीएस। फिर से बोलिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईपीएस। ये टोटल 4 भी यहां आ गया। अब टोटल 15 आपके पास यहां है, आप देख लीजिए। टॉप पे क्या है, यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, उसके नीचे क्या है, यूनिट सोल्ड, उसके बाद क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं सेल्स वैल्यू या सेल्स रेवेन्यू, उसके बाद क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद क्या है, कंट्रीब्यूशन, उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, उसके बाद क्या है, ईबीआईटी, उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट, उसके बाद क्या है, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स या सिर्फ, उसके बाद क्या है, टैक्स। अब क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब क्या हमारे पास है, देखिएगा आराम से, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसके बाद हमारे क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या है, किस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अर्निंग पर। अब ये पूरे के पूरे अगर आपको 15 पॉइंट याद है, अगर ये 15 वेरिएबल याद है, तो आपको एक दूसरे पे जो इनका इन्फ्लुएंस है, जो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ईच अदर है, इनका रिलेशनशिप, ये लिवरेज है, ये इन्फ्लुएंस है। तो आप कह सकते हैं लिवरेज इज in general refers to a relationship between two interrelated variables. The leverage in general refers to a relationship between the two interrelated variables. और ये पूरे के पूरे लिख दें आपस के रिलेशन, तो आपको वेरिएबल का नाम पता लगे। तो यहाँ ये जो टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल है या रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल है, रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल है, रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल है, ये सारे वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नॉट ओनली इन द लीवरेज, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मुझे लगता है कि अब आराम से आप ये बात समझ गए। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। आप अंडरलाइन कर लीजिए अपना क्लास नोट्स। इन फाइनेंशियल एनालिसिस, leverage represents the influence of one financial variable over some other related financial variable. अब आपको अंडरलाइन करना है इसमें, मैं represent the influence of the financial variable over some other related financial variable. These financial variables may be following. अब ध्यान से अंडर लेते जाइएगा। 1 unit of output produced, 2 unit sold, 3 sales revenue, 4 variable cost, 5 contribution, 6 fixed operating cost, 7 EBIT, earning before interest and tax, or PBT, profit before interest and then 8 interest, 9 earning before tax, 10 income tax, 11 EAT, earning after tax, PEBT after tax, preference dividend, 13 earning available for equity shareholders, 14 number of equity share, 15 EPS. So अब आपको समझ में आ गया। अब आपको करना है concept 3, pro forma of a statement of profit for calculation of leverage. प्रोफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हर चीज के लिए है। अब ये देखिएगा, जो आपने
15 पहले याद किए थे ना, उसमें से 2 को निकाल दीजिए तो कितने हो गए? 13। अगर आइटम का नाम याद है ना, आइटम समझते हैं ना, अगर 13 आइटम का नाम आपको याद है ना, तो आप कहीं पे भी किसी भी सवाल में हाथ डाल सकते हैं। अब क्या देखेगा? पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आगे हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन के लिए कॉलम। अब हमारे पास क्या है? 13 में से हम सीधा 5 पॉइंट हम पहले याद करते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस 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 वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। 3 कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी। 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 अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, क्या आएगा? ईबीटी। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। 5 बार बोलिएगा। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। अब हम 7 याद किए, 15 है टोटल। अब ईबीटी में से हमने माइनस किया इनकम टैक्स, तो आप क्या लिखेंगे? ईबीटी माइनस इनकम टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी। ईबीटी माइनस इनकम टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स। 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 ये है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें माइनस क्या करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या आ जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और उसके बाद आएगा लास्ट में अर्निंग पर शेयर इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू अर्निंग पर शेयर। सो अर्निंग पर शेयर इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल for equity shareholder divided by number of equity share. Earning available for equity shareholder divided by number of equity share हमें क्या मिलता है? EPS। ध्यान से देखिएगा, टोटल 13 आइटम है बेटा। अगर ये 13 आइटम थारे दिमाग में घुस गए हो ना, तो बहुत सारे फॉर्मूला टर्मूला याद करने का कोई जरूरत ना है। अगर ये आपके जिगर में हो गया ना, ये आपके कलेजे में घुस गया ना, तो आप लोगों को ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो मुट्ठी में हो। ये अगर 13 एलिमेंट आपको याद है तो ये बहुत आराम से कैसे याद करेंगे, बस ध्यान से देखिए। सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट contribution, minus operating fixed cost, minus operating fixed cost, minus operating fixed cost, EBIT, minus operating fixed cost, EBIT, minus interest, minus interest, minus interest, minus interest, minus interest, minus EBT, EBT, minus tax, minus tax, minus tax, EAT, minus tax EAT,
माइनस टैक्स EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अर्निंग पर शेयर इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड by number of equity share earning available for equity shareholder divided by top पे क्या है sales value minus variable cost contribution minus operating fixed cost EBIT minus interest EBT minus tax EAT minus preference dividend earning available for equity shareholder divided by number of equity share equal to EP। ये अगर पूरा फॉर्मूला आपको याद है तो आप कहीं से भी किसी भी सवाल में हाथ लगा सकते हैं। अब हम इसी को थोड़ा सा नीचे से ऊपर चलते हैं। कई बार आपको सवाल में निकालना पड़ेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या निकालना पड़ेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना पड़ेगा ना। लेकिन क्वेश्चन में सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं दिया है। क्या दे दिया है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड EPS। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का पोजीशन नहीं पता तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो सेल्स दिया ही नहीं, अर्निंग कैसे निकलेगा? अरे मेरे लाल ध्यान से नीचे से आइए, स्टेटमेंट में दिया हुआ है EPS into number of equity share. EPS into number of equity share is equal to earning available for equity share. टेबल पे देखिए, नीचे आके हमें कुछ नहीं करना। आपने कैसे निकाला earning available for equity shareholder? EPS into number of equity share. EPS into number of equity share. तो आप ये देख रहे हैं number of equity share into EPS। क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू EPS, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू EPS। अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में अगर हम प्रेफरेंस डिविडेंड जोड़ तो क्या आएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर एड प्रेफरेंस डिविडेंड, एड प्रेफरेंस डिविडेंड तो क्या? अर्निंग आफ्टर टैक्स। So earning available for equity shareholder add preference dividend क्या आएगा? Earning after tax। ध्यान से, earning available for equity shareholder add preference dividend, add preference dividend क्या आएगा? Add preference dividend क्या आएगा? Earning after tax में इसमें add income tax क्या आएगा? Earning before tax। Earning after tax में एड इनकम टैक्स क्या आएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स में, अर्निंग बिफोर टैक्स में एड इंटरेस्ट क्या आएगा? एड इंटरेस्ट क्या आएगा? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या ऐड करेंगे? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। क्या ऐड करेंगे? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। इसमें एड व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? सेल्स। क्या आएगा? सेल्स। सो कंट्रीब्यूशन एड वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन एड वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? सेल्स। 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 सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। काय का फॉर्मूला टेबल है। आप क्या ऐड करते हो? कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल। काय का भैया? अच्छा बताओ, 5 में से 2 माइनस करोगे क्या निकल के आएगा? तो 3 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5। 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, देन 2 प्लस 3 इक्वल टू व्हाट? 5। 5 माइनस 3 2, देन 2 प्लस 3 व्हाट? 5। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये कौन सा मैथमेटिक्स है? ये कौन सा गणित है? मनने तो समझ में ना आवे भाइयों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फॉर्मूला इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में है।
कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अच्छा, ईबीआईटी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जोड़ दोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कहेगा फॉर्मूला, ईबीआईटी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जोड़ दोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जोड़ दोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जोड़ दोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जोड़ दोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जोड़ दोगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो क्या आया? ईबीआईटी। ईबीआईटी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जोड़ दिया, क्या आया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस किया, क्या आया? ईबीआईटी। ईबीआईटी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जोड़ दिया, क्या आया? कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जोड़ दिया, क्या आया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस किया, क्या आ गया? ईबीआईटी। अब देखो, ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस किया, क्या आ गया? ईबीटी। अब ईबीटी में इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो क्या आएगा? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे, क्या आएगा? ईबीटी में इंटरेस्ट जोड़ दोगे, क्या आएगा? ईबीटी। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करोगे, क्या आएगा? ईबीटी में इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो क्या आएगा? ईबीआईटी। अब ईबीटी में, अब मान लो आपने टैक्स माइनस किया तो क्या आएगा? अब ईएटी में टैक्स जोड़ दोगे तो क्या आएगा? ईबीटी। कहीं पे कोई दूर दूर तक फॉर्मूले नहीं है, आपस में डिफरेंट वेरिएबल्स के रिलेशन, इंटर रिलेशन को दिखाता है, कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे दोस्त, अगर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के एक एक पॉइंट को आप दिमाग में बैठा तो आने वाले कल में कई क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या सोचता है, क्वेश्चन क्या मांगता है। और अपन लोगों का एक ही वसूल होगा कि क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, एंड रिक्वायरमेंट पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या मांगेगा, और क्या मांगने से पता चलना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। ये आप लोगों को, अपन लोगों को समझना बहुत जरूरी। अगर ईबीआईटी है माइनस इंटरेस्ट, व्हाट वी गेट? माइनस इनकम टैक्स, माइनस इनकम टैक्स, व्हाट वी गेट? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में इनकम टैक्स जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स में प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया तो क्या अवेलेबल है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। अब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में प्रेफरेंस डिविडेंड जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। माइनस करने के बाद जो आता है उसमें जिसको माइनस किया जोड़ देंगे तो पहले वाला फिगर आ जाएगा। अब थोड़ा सी और गहराई में चलते, ये लास्ट में आप देखिए, आप देख रहे हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम ऊपर की तरह जा रहे हैं। अब प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है तो क्या आप कह सकते हो कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है तो कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? कह सकते हो। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर वही फिगर ले लिया जाता है जो अर्निंग आफ्टर टैक्स का है। क्यों? क्योंकि सवाल में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो आप कहते हो फॉर्मूला बदल गया, अरे फॉर्मूला नहीं बदला, उसमें तो है ही नहीं ना। तो उस सवाल में अर्निंग आफ्टर टैक्स विल बी इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसी सवाल में आगे बढ़ते हैं। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ऊपर गए, प्रेफरेंस डिविडेंड है, चलो इनकम टैक्स भी तो क्या आप अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अर्निंग बिफोर टैक्स ले सकते हो? हाँ, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। अब आप कहोगे साहब एक सवाल में तो ले लिया था। अरे उस सवाल की गहराई को देखो, उस सवाल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को देखो, उसमें देखो ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को देखो, प्रोफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को देखो। देखो
इसलिए कोई फॉर्मूला फिक्स ना हुआ है। थारे दिमाग में बात समझ में आ गया। ओहो, आपको मुझ बानी याद है, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। इसी स्टेटमेंट में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है, इनकम टैक्स 0 है, इंटरेस्ट भी 0। तो क्या होगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। तो अगर सवाल में है कैन EBIT विल बी इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यस, इंटरेस्ट 0 हो, इनकम टैक्स 0 हो, प्रेफरेंस डिविडेंड 0। अब मान लो किसी केस में ऑपरेटिंग, मान लो, मानने में क्या जाता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर दिया है और उसमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, 0 है। मान लो, मानने में क्या जाता है, तो क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। तो क्या कंट्रीब्यूशन कैन बी इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर? यस। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 0 है, 0 है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन है दैट इज डायरेक्टली अवेलेबल फॉर हूम? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस केस में अगर ईपीएस निकालनी हो तो सीधा हम कंट्रीब्यूशन अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकते हैं, चूंकि नीचे नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि सवाल में कंट्रीब्यूशन अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे के ईपीएस निकाला था, वो सवाल गलत था ना। सवाल की गहराई को देख रटो। अगर थारे को ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल याद है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच से ऊपर, बीच से, तो थारे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सवाल निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से प्रोफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट को समझना। अब हम 5 बार ऊपर से नीचे बोलेंगे, 5 बार नीचे से ऊपर बोलेंगे, 5 बार 7 से ऊपर बोलेंगे, 5 बार 7 पॉइंट से नीचे बोलेंगे। अब 5 बार हम ऊपर से नीचे बोलेंगे, मेरे साथ बोलेगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT माइनस इनकम टैक्स EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर divided by number of equity share EPS earning per share। फिर से बोलिएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस इनकम टैक्स earning after tax minus preference dividend earning available for equity shareholder number of equity share EPS earning available for equity shareholder divided by number of equity share। sales minus variable cost contribution minus operating fixed cost EBIT minus interest EBT minus income tax EAT minus preference dividend earning available for equity shareholder divided by number of equity share EPS earning per share। फिर से बोलिएगा, sales minus variable cost contribution minus operating fixed cost earning before interest and tax minus interest earning before tax or profit before tax minus income tax earning after tax minus preference earning available for equity shareholder number of equity share EPS
earning available for equity shareholder divided by number of equity share. Sales minus variable cost contribution minus operating fixed cost EBIT minus interest EBT minus income tax EAT minus preference dividend earning available for equity shareholder divided by number of equity share EPS earning per share. फिर से बोलिएगा, sales minus variable cost contribution minus operating fixed cost earning before interest and tax minus interest earning before tax or profit before tax minus income tax earning after tax minus preference dividend earning available for equity shareholder number of equity share EPS earning available for equity shareholder divided by number of equity share. Sales minus variable cost contribution minus operating fixed cost EBIT minus interest EBT minus income tax EAT minus preference dividend earning available for equity shareholder divided by number of equity share EPS earning per share. फिर से बोलिएगा, sales minus variable cost contribution minus operating fixed cost earning before interest and tax minus interest earning before tax or profit before tax minus income tax earning after tax minus preference dividend earning available for equity shareholder number of equity share EPS earning available for equity shareholder divided by number of equity share. Sales minus variable cost contribution minus operating fixed cost EBIT minus interest EBT minus income tax EAT minus preference dividend earning available for equity shareholder divided by number of equity share EPS earning per share. फिर से बोलिएगा, sales minus variable cost contribution minus operating fixed cost earning before interest and tax minus interest earning before tax or profit before tax minus income tax earning after tax minus preference dividend earning available for equity shareholder number of equity share EPS earning available for equity shareholder divided by number of equity share. अब हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं तक, नीचे से ऊपर हम यहां से चलेंगे, पॉइंट नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं. अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर EPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर EPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर EPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. आप लोग EPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर EPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर EPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर EPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. इसमें हम जोड़ेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें हम जोड़ेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड. आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स. इसमें हम ऐड करेंगे इनकम टैक्स, आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स. उसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्या आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसमें हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन. उसमें हम ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा सेल्स वैल्यू. अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर EPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
EPS into number of equity share, EPS into number of equity share, आप लोग EPS into number of equity share, 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 इसमें हम जोड़ेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें हम जोड़ेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें हम ऐड करेंगे इनकम टैक्स, आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्या आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें हम ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा सेल्स वैल्यू। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आप लोग EPS into number of equity share, 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 इसमें हम जोड़ेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें हम जोड़ेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें हम ऐड करेंगे इनकम टैक्स, आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्या आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें हम ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा सेल्स वैल्यू। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आप लोग EPS into number of equity share, 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 इसमें हम जोड़ेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें हम जोड़ेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें हम ऐड करेंगे इनकम टैक्स, आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्या आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें हम ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा सेल्स वैल्यू। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आप लोग EPS into number of equity share, 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 इसमें हम जोड़ेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें हम जोड़ेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें हम ऐड करेंगे इनकम टैक्स, आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्या आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें हम ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा सेल्स वैल्यू। अब हम स्टार्ट करते नंबर 7 से, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्या आएगा ईबीआईटी, ऐड करेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, क्या ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा सेल्स से। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्या आएगा ईबीआईटी, ऐड करेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, क्या ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा सेल्स से। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्या आएगा ईबीआईटी, ऐड करेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, क्या ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा सेल्स से। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्या आएगा ईबीआईटी, ऐड करेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, क्या ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा सेल्स से। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्या आएगा ईबीआईटी, ऐड करेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन, क्या ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा सेल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 13 से। अर्निंग पर शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर।
earning per share into number of equity share, earning per share into number of equity share equal to earning available for shareholder. ऐड करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग आफ्टर टैक्स, ऐड करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग आफ्टर टैक्स, ऐड करेंगे इनकम टैक्स, आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, EPS into number of equity share equal to earning available for equity shareholder plus preference dividend earning after tax plus income tax earning before tax, plus income tax earning before tax। तो आपको एक एक चीज क्लियर हो गया। लास्ट में हम आपको कंक्लूड कर रहे हैं। अब हम लास्ट में आराम से एक बार फाइनल देख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को, और मैं मानूंगा कि आपको याद हो गया। प्रोफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, पर्टिकुलर अमाउंट, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट EBIT, लेस इंटरेस्ट EBT, लेस इनकम टैक्स earning after tax, less preference dividend earning available for equity shareholders, number of equity share, earning per share, earning available for equity shareholder divided by number of equity share। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में आपको प्रोफॉर्मा समझ में आ। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में यहां देख रहे हैं, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में दिख रहा है आपको। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में आराम से देखिए, दिस इज अ कंट्रीब्यूशन, नीचे टेबल पे देखते जाइए। कंट्रीब्यूशन कवर्स, रिकवर्स, और कंट्रीब्यूशन इज अमाउंट टू रिकवर operating fixed cost, interest, preference dividend, operating fixed cost, interest, preference dividend, operating fixed cost, interest, preference dividend, operating fixed cost, interest and preference। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि what exactly it means। अब आप क्लास नोट में अंडरलाइन कर लीजिए ताकि क्लास नोट बिल्कुल तैयार हो जाए। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। प्रोफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, पर्टिकुलर सेल्स, अंडरलाइन पूरा ऐसे ही जाएगा, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, लेस ऑपरेटिंग फिक्स, earning before interest and tax EBIT, earning before tax, income tax, less tax, earning after tax, less preference dividend, earning available for equity shareholder, number of equity share EPS equal to earning available for equity shareholder divided by number of equity share। तो आई पर्सनली बिलीव कि आपको लिवरेज का मतलब समझ में आ गया। लिवरेज को इन्फ्लुएंस करने वाले इंटरडिपेंडेंट 15 वेरिएबल्स का नाम आपको याद हो गया। एंड लिवरेज जहां छुपा है उसको निकालने के लिए जो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पे आपको समझ में आ गया। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो आप अपने दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में जरूर बोलें। थैंक यू वेरी मच।